एपिसोड 5 अधूरा मिलन। मैं करूँगा इसके साथ शादी, मेन एंट्रेंस पर खड़े उस शख्स ने कहा। जब सभी की नज़रें दरवाजे पर खड़े उस शख्स पर पड़ी तो वहाँ मौजूद सभी लोग उस शख्स को देखकर हैरान रह गए। ब्लैक 3 पीस अरमानी सूट पहना वो शख्स देखने से ही कहीं का राजा लग रहा था। और दिलचस्प वाली बात यह थी कि उस शख्स को वहाँ हॉल में मौजूद सभी लोग पहले से जानते थे। उस शख्स के साथ 3 शख्स और खड़े थे जिनकी शक्ल लगभग उस इंसान से मिलती थी। यूँ कह सकते हैं वो तीनों उस शख्स के भाई थे। वो शख्स मेन एंट्रेंस से चलता हुआ हॉल में आ खड़ा हो गया और उसे फॉलो करते हुए वो तीनों भी। अभय सिंह राठौड़। पूरा बेदी परिवार हैरान होकर फुसफुसाया। वहीं मंडप पर बेसुध बैठी हुई आयशा और उसके बगल में बैठी कोको उस शख्स को पहचानने की कोशिश कर रही थी। राजवीर अभय के पास गया और धीमी आवाज़ में उससे बोला कि ताकि वहाँ मौजूद बाकी के लोग उसकी बात सुन ना पाए। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? राजवीर ने गुस्से में दांत कीटते हुए उससे पूछा। बुढ़ापा इतनी जल्दी आ गया है क्या आपको मिस्टर बेदी? अभय ने भी धीमी सी आवाज़ में उससे पूछा। सुनाई नहीं दिया क्या आपको कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी आयशा से शादी करना चाहता हूँ। अभय ने आयशा की तरफ देखते हुए राजवीर से कहा। लेकिन मैं मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं होने दूंगा। राजवीर ने उसे गुस्से से घूरते हुए जवाब दिया। अभय ये बात पहले से ही जानता था कि राजवीर अपनी बेटी की शादी उसके साथ हरगिज़ नहीं होने देगा, इसलिए वो पहले से ही पूरी तैयारी के साथ वहाँ आया था। मिस्टर बेदी, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि इस वक्त आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जानते हैं ना आप? वो बात सिर्फ आप, अमन, करण और मैं ही जानते हैं कि आपकी कंपनी किस लॉस से गुजर रही है। ज़रा आप सोचिए, अगर ये बात आपके घर की लेडीज़ को पता चली तो उन पर क्या बीतेगी। इस वक्त आप बहुत ही कमज़ोर परिस्थिति में हैं और आपका हाथ सिर्फ अभय सिंह राठौड़ ही थाम सकता है। यही वक्त है हम अपनी 20 साल पुरानी दुश्मनी को ख़त्म कर रिश्तेदार बन जाएं। अभय ने राजवीर को समझाया। मुझे मेरी बेटी के बारे में तुमसे अकेले में बात करनी है, राजवीर ने अभय से कहा और अमन और करण को इशारा किया अपने साथ चलने के लिए। कमरे में इस वक्त 5 आदमी मौजूद थे। अभय, राजवीर, अमन, करण और अनिरुद्ध, अभय का छोटा भाई। राजवीर ने गुस्से में आकर अभय का कॉलर पकड़ उससे पूछा, अब तो साफ साफ बता कि तेरा इरादा क्या है। एक तरफ तेरा सौतेला भाई मेरी बेटी को एंड मोमेंट में मंडप पर अकेला छोड़कर चला गया और दूसरी तरफ तू मेरी बेटी के लिए मसीहा बनने का नाटक कर रहा है। तेरे बाप के उम्र का हूँ, ये बाल मेरे ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। इंसान को परखने का मुझे अच्छा खासा तजुर्बा है। इतना तो मैं जानता हूँ अभय तुझे कि तू बिना किसी मकसद और मतलब के कुछ नहीं करता। ज़रूर मेरी बेटी के ज़रिए तू अपना कोई मकसद पूरा करना चाहता है। अभय को राजवीर की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिस तरह उसने उसका कॉलर पकड़ा हुआ था। बहुत ही तमीज़ से कह रहा हूँ मैं आपसे, मेरा कॉलर छोड़िए वरना। अभय गुस्से से दांत कीटते हुए बोला। वरना क्या करेगा तू? राजवीर ने भी उसी स्वर में उससे पूछा। वरना मेरे एक कॉल से तुम्हारा पूरा बिजनेस तबाह हो जाएगा और तुम्हारा पूरा बेदी परिवार सड़क पर आ जाएगा और फिर तुम लोगों की वो गरीबों वाली हालत देखकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। अभय शैतानी हंसी हंसते हुए बोला। अब वाकई में राजवीर को अभय से डर लगने लगा था, क्योंकि अभय जो बोलता है वो करता भी है। और अगर अभय राजवीर को बर्बाद करने में सफल हो गया तो वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। इन सब बातों के अलावा उसे मंजीत की सबसे ज़्यादा चिंता थी। अगर अभय ने वाकई में उसे बर्बाद कर दिया तो वो बदला लेने से पीछे नहीं हटेगा मंजीत से। इसलिए अब राजवीर के हाथों का कस हल्का हो चुका था। राजवीर के कांपते हुए हाथों को देखकर अभय और अनिरुद्ध के चेहरे पर एक एवं मुस्कान थी। तुम चाहते क्या हो?
करण ने अभय से पूछा। होने वाले साले साहब, अभी तो बताया तो मैंने कि मैं तुम्हारी शहजादी राजकुमारी दुलारी प्यारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। अभय के चेहरे पर एक अलग ही चमक सी दिख रही थी। लेकिन मेरी बहन से शादी करने में तू इतना मरा क्यों जा रहा है? अमन ने पूछा। तुझे क्या लगता है क्यों हूँ मैं तेरी बहन से शादी करने के लिए इतना बेताब? अभय ने अमन को जवाब दिया। इस वक्त तीनों बाप बेटे का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये सब हो क्या रहा है। तभी अभय ने राजवीर से थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, मिस्टर बेदी, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है आप लोगों के साथ बर्बाद करने के लिए। जल्दी से अपना फैसला सुनाओ कि क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवाने के लिए राज़ी हो या नहीं। फैसला मैं कैसे ले सकता हूँ? जिससे तुम्हें शादी करनी है तुम उसी के मुंह से सुन लो। क्या वो तुमसे शादी करने के लिए राज़ी है या नहीं? राजवीर ने अभय को जवाब दिया और जवाब सुनकर अभय के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान से पता लग रहा था कि जैसे मछली खुद ही उसके जाल में फंस गई हो। ठीक है, तो फिर आपकी बेटी से ही जान लेते हैं। अभय ने राजवीर को साधारण सा जवाब दिया और पास वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। करण, नीनी को बुला कर ला, राजवीर ने अपने छोटे बेटे से कहा। करण कमरे से बाहर गया आयशा को बुलाने के लिए। अभय ने राजवीर और अमन की तरफ देखा और उन दोनों से बोला, मुझे मेरी होने वाली बीवी से अकेले में बात करनी है, तो आप दोनों को कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए। आई थिंक सो। राजवीर और अमन अभय की बात सुनकर उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगे। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। दरवाजे पर करण के साथ आयशा और सायशा दोनों खड़े थे। करण बेटा, तुम्हारी बहन से इसे अकेले में कुछ बात करनी है। राजवीर अभय को घूरते हुए करण से बोला। लेकिन पापा, करण कुछ बोलना चाहता था मगर राजवीर ने उसे कुछ ना कहने का इशारा किया और कमरे से बाहर निकल गए। अभय इस वक्त आयशा को ही निहार रहा था बस, और अनिरुद्ध सायशा को। आयशा कमरे के अंदर दाखिल हुई और उसके साथ सायशा भी। उन दोनों बहनों को देख अभय अनिरुद्ध से बोला, छोटे, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद साली साहिबा को कबाब में हड्डी बनने का बहुत शौक है। अनिरुद्ध अभय की बात सुनकर हंसने लगा और सायशा उसे घूरने लगी। क्या मतलब है आपका? मैं कबाब में हड्डी? सायशा अभय पर भड़क पड़ी। जी, कबाब में हड्डी। इस बार अनिरुद्ध ने जवाब दिया। सायशा अनिरुद्ध को जवाब देना चाहती थी मगर तभी आयशा बीच में बोली, तुमने यहाँ मुझे क्या बात करने के लिए बुलाया है? उसने ये बात अभय से कही। भाई, आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं, अनिरुद्ध ने आयशा को उसके सवाल का जवाब दिया। हाँ, मेरी बहन की शादी एक गूंगे आदमी के साथ होने वाली है, आयशा अभय को ताना मारते हुए बोली। सायशा के मुंह से अभय के लिए गूंगा शब्द सुनकर अनिरुद्ध और आयशा दोनों दंग रह गए। क्या कहा तुमने अभी? गूंगा? अभय गुस्से से सोफे से उठ गया लेकिन सायशा अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। अभय हल्के कदमों से सायशा की तरफ बढ़ने लगा। उसे ऐसा करता हुआ देख आयशा काफ़ी डर गई। उसे लगा कि कहीं अभय उसकी बहन को कुछ कर ना दे, इसलिए वो बीच में आ गई। तुम्हें मुझसे बात करनी है ना, तो तुम मुझसे बात करो, मेरी बहन को क्यों टारगेट कर रहे हो बेवजह? आयशा अभय की आंखों में आंखें डालकर उससे बात कर रही थी। अनिरुद्ध सायशा का हाथ पकड़ उसे कमरे से बाहर ले गया। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। सायशा अनिरुद्ध से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश में लग गई। तुम लड़कियां कितनी कमज़ोर और नाजुक होती हो। मैंने तो बस तुम्हारा हाथ हल्के से पकड़ा था मगर तुम्हारे हाथ पर तो मेरी उंगलियों के निशान पड़ गए हैं। अनिरुद्ध सायशा का मजाक बनाने लगा। तुम्हारा टच मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है।
सायशा अनिरुद्ध को पहचानने की कोशिश कर रही थी। वहीं अंदर कमरे में अभय और आयशा एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। पूरे कमरे में सन्नाटा सा था। अभय आयशा को निहारने में लगा हुआ था और आयशा अभय को। अब कुछ बोलोगे भी? आयशा अभय पर चिढ़ते हुए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूँ? अभय ने आयशा से सवाल किया। मुझे कैसे पता होगा? और रही बात रजामंदी की, तो मुझसे शादी करने के लिए तुम राजी हो, मगर मैंने तो अभी तक अपना कोई फैसला सुनाया ही नहीं है। आयशा ने अभय से कहा। तुम सच में इतनी भोली हो या नाटक कर रही हो? अभय आयशा को घूरते हुए। क्या मतलब? आयशा ने कंफ्यूज होकर उससे कहा। आयशा, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचान रही हो या ना पहचानने का नाटक कर रही हो? अभय ने आयशा को के दोनों बाजू को गुस्से से पकड़कर उससे पूछा। जब आयशा ने अभय के मुंह से अपना नाम सुना और उसका टच महसूस किया तो वो एकदम चौंक गई। तुम अभय हो? आयशा ने भावुक होकर उससे पूछा। अभय ने अपनी पलकें झपकाकर उससे अपना जवाब दिया। अभय, तुमने? आयशा काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई, वो उसके गले लग गई। अभय ने भी आयशा को अपने सीने से कस के लगा लिया। अभय, तुमने इतनी देर क्यों लगाई आने में? तुम्हें पता है, मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी तुम्हारे आने की। आयशा सिसकते हुए उससे बोल रही थी। ये सारी बातें छोड़ो, अभी इन सारी बातों का नहीं है। तुम ये बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो? अभय ने आयशा के दोनों कानों को अपनी हथेली के बीच रखकर उससे पूछा। ऑफ कोर्स, मैं तुमसे शादी करने के लिए राज़ी हूँ। आखिरकार तुम्हारा इतना इंतज़ार जो किया है मैंने। आयशा ने बिना सोचे समझे अभय को अपना जवाब दे दिया। उसका जवाब सुनकर अभय के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो शादी करते हैं। और फिर वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। आयशा और अभय के बिना कुछ कहे ही सायशा सब कुछ समझ गई और अनिरुद्ध भी। फिर वो चारों नीचे हॉल में पहुंचे जहां बुरा बेदी परिवार और अभय के दोनों छोटे भाई मौजूद थे। मैं अभय से शादी करना चाहती हूँ। आयशा ने अपना फैसला सबको सुनाया। आयशा के इस फैसले से सिर्फ सायशा और दीदा ही खुश थे, बाकी और कौन नहीं। लेकिन मैं तेरे इस फैसले से राज़ी नहीं हूँ। मैं तेरी शादी इसके साथ हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मंजीत ने आयशा का हाथ अभय के हाथ से छुड़वाया और आयशा को अपनी तरफ खींच लिया। मम्मी, मुझे अभय से ही शादी करनी है। मैंने बहुत इंतज़ार किया है अभय का, और अब जब वो खुद चलकर मेरे पास आया है तो आप नहीं मान रहे हो। आयशा अपनी माँ से बोली। मंजीत अभय को नफरत से घूर रही थी और अभय भी उसे नफरत से ही घूर रहा था। मैंने कह दिया ना एक बार कि तेरी शादी इससे पहले कि मंजीत अपनी बात पूरी कर पाती, राजवीर ने उसकी बात पूरी करी। अगर तू इस अभय से शादी करने के लिए राज़ी है तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं इससे शादी से। राजवीर का फैसला सुनकर मंजीत उसे चौंकने वाली नज़रों से देखने लगी। राजवीर ने मंजीत को अपनी आंखों से इशारा किया चुप रहने का, इसलिए वो कुछ नहीं बोली, मगर भावुक हो गई। वो काफ़ी परेशान हो गई आयशा के लिए, क्योंकि अभय का असली चेहरा सिर्फ वो ही जानती थी शुरू से। इसलिए उसने पहले भी आयशा की शादी अभय से करवाने के लिए इनकार किया था। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर आयशा को अभय से मिलवा ही दिया और अब उसे अपनी बेटी आयशा की ज़िद के आगे हार माननी पड़ रही थी। चलो बच्चों, आज का मुहूर्त बहुत शुभ है। पहले ही बहुत समय बर्बाद हो गया है, अब और समय बर्बाद मत करो। दीदा ने उत्साह भरी आवाज़ में अभय और आयशा से कहा। कोको भी उन दोनों के लिए नई वरमाला ले आई। सबसे पहले अभय ने आयशा को वरमाला पहनाई, फिर आयशा की बारी आई। तभी पूरे परिवार को थोड़ी देर पहले अर्नब की हुई हरकत याद आ गई। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ।
अभय ने अपना सिर आयशा के आगे झुकाया और आयशा ने उसके गले में वरमाला डाल दी। फिर उन दोनों की शादी विधि विधान से हो गई। शादी पूरी होने के बाद आयशा और अभय ने सबका आशीर्वाद लिया। जब वो दोनों मंजीत का आशीर्वाद लेने के लिए अपने आगे बढ़े तो मंजीत पीछे हट गई। उसने सिर्फ अपनी बेटी को अपने गले लगाया और उसका माथा चूमा। खुश रह तू, और अगर तुझे कोई भी परेशान करे तो तू मुझे बताना, मुझसे कोई भी बात मत छुपाना, ठीक है? मंजीत ने आयशा को समझाया, मगर अभय की तरफ देखा तक नहीं। फिर उसके बाद आयशा और अभय ने सबका आशीर्वाद लिया। अब वक्त था आयशा की विदाई का। विदा होने से पहले एक बार फिर आयशा अपने पापा के गले से लग गई। अपना ध्यान रखना, राजवीर अपनी बेटी से कहा, और फिर उसकी विदाई हो गई। आयशा और अभय दोनों अलग गाड़ी में थे और अनिरुद्ध और बाकी के दोनों भाई अलग गाड़ी में। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या इस शादी से? अभय ने आयशा से पूछा, उसे अपना रुमाल देते हुए। ये कैसा सवाल कर रहे हो तुम? अगर मैं रो रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ? आयशा ने अभय के हाथ से रुमाल लेते हुए कहा। आयशा का जवाब सुनकर अभय को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से आयशा को घूरते हुए बोला, अब तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारा पति हूँ, बॉयफ्रेंड नहीं, समझी? मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम्हें कभी अपना बॉयफ्रेंड बनाया हो। आयशा ने अभय से कहा। हाँ, ये बात भी है, वैसे मैंने तुम्हें कभी घास ही नहीं डाली तो तुम मुझे प्रपोज करती कहाँ से? अभय ने भी आयशा को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या कहा तुमने? आयशा अभय के बाजू में चोटी काटते हुए, बिहेव, अभय ने रूड स्वर में उससे कहा। तो आयशा को बहुत बुरा लगा। अभय ने शादी के बाद अचानक से अपना व्यवहार उसके साथ बदल लिया था। थोड़ी ही देर में वो एयरपोर्ट पहुंचे। गाड़ी से नीचे उतरकर अभय सीधा एयरपोर्ट के अंदर चला गया, बिना आयशा को अपने साथ लिए। अभी तो तुमने रोना शुरू किया है, असली रोना तो तुम्हारा अब शुरू होगा, अभय अपने मन में बोला। वहीं गाड़ी में बैठी हुई आयशा अभय को जाता हुआ देख रही थी। अभय ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा उसकी तरफ। आयशा अपने भारी लहंगे के साथ गाड़ी से नीचे उतरी। गाड़ी का ट्रंक खोलकर उसमें से अपना बैग निकालने लगी, लेकिन उससे निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि उसका बैग काफ़ी भारी था। लीव इट, आई हेल्प यू, अनिरुद्ध ने आयशा से कहा और उसका बैग ट्रंक से निकाला। उसके बाद आयशा, अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के दोनों छोटे भाई भी एयरपोर्ट के अंदर चले गए। कुछ ही देर में उनकी फ़्लाइट राजस्थान एयरपोर्ट में लैंड हुई। आयशा काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और अब उसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी, तो उसने अभय का सहारा ले लिया ताकि वो गाड़ी तक उसके सहारे से चल सके। लेकिन अभय ने उसे कहाँ जाने वाली नज़रों से घूरा तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। आयशा कमज़ोरी की वजह से नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी अभय के छोटे भाइयों ने उसे संभाल लिया। चलिए भाभी, गाड़ी तक हम आपको। अभीर और अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात कही, अभय ने उन दोनों को गुस्से से देखा तो वो दोनों समझ गए कि उनके भाई को पसंद नहीं आ रहा था कि वो दोनों भाई अपनी भाभी की मदद करें। अब तो आयशा को हिम्मत करके खुद ही गाड़ी तक चलना था, मगर अभय ने उसे रोक दिया और उसका दिल दुखाने वाली बात कह दी। तुम्हारे बाप ने तुम्हें खाली हाथ ही भेज दिया? एक काम करो, अपने घर वापस जाओ और अपने बाप से कहो कि तुम उनसे अपना हिस्सा चाहती हो। तुम्हारे पापा खुद ब खुद समझ जाएंगे मेरी बात का इशारा। तब तक वापस मत आना जब तक तुम्हारे पापा तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ना दे दे। ये बोलकर अभय अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। आयशा रोती बिलखती हुई उसकी गाड़ी की खिड़की पीटने लगी। अभय, ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज़ मुझे भी ले जाओ अपने साथ, प्लीज़ अभय। लेकिन अभय ने उसके आंसू, उसकी रिक्वेस्ट
सब चीज़ों को इग्नोर किया और फिर अपने ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कह दिया। अब आयशा पीछे से चिल्लाई। वहीं एयरपोर्ट पर खड़े लोगों ने जब ये सब देखा तो उन सबको आयशा के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। कुछ लोगों ने तो आयशा की पिक्चर्स लेनी भी शुरू कर दी थी और वो बेचारी रोती बिलखती हुई फर्श पर ही बैठ गई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें आगे की स्टोरीज़ के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।